हेलो बच्चों, आपका ये अगला हेडिंग है। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण असंभव, कला संबंध स्रोत। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई दो बल्ब ले लें या फिर कोई दो मोमबत्तियां ले लें और उनको किसी पर्दे के सामने रख दें तो पर्दे पर व्यतिकरण उत्पन्न कर दें। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये जो प्रकाश निकल रहा होगा उनसे, बल्ब से या फिर मोमबत्तियों से, उनके बीच का जो कलांतर है वो स्थिर नहीं रह पाता है, यानी वो हर समय बदलता रहता है और इतनी जल्दी जल्दी बदलता है कि हम उसको देख नहीं पाते अपनी आँखों से। ठीक है, तो व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए ये संभव नहीं है कि दो बल्ब या फिर दो मोमबत्तियाँ रख के हम जो है व्यतिकरण घटना को देख सकें। तो उसके लिए हमें ऐसे कोई दो स्रोत लेने पड़ेंगे या लेने चाहिए जिनके बीच कालांतर स्थिर हो या फिर एक निश्चित समय के बाद बदले। नहीं बात समझ में आई? ऐसे स्रोत लेने हैं जिनके बीच कालांतर या तो स्थिर रहे या फिर एक निश्चित समय बाद बदले, दोनों स्रोतों का। कहने मतलब ये हुआ कि समान कला में जा रहे हों या फिर एक ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर की ओर जा रहा हो, एक नीचे की ओर जा रहा है दूसरा नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि कलांतर स्थिर हो जाए तो वो कहलाएंगे कला संबद्ध स्रोत। दोबारा सुने, ऐसे स्रोतों को जिनके बीच कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ ना बदले, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, अब कलांतर कुछ भी हो सकता है, 0 है, π/2, π/3, π/6, बस स्थिर रहना जरूरी है। ठीक है, अगला हेडिंग है प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण। देखो, इसका मतलब ये होता है कि व्यतिकरण देखने के लिए उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है, जैसे पीछे बात होती कला संबंध स्रोत की, तो पहली कंडीशन ये है कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर होना चाहिए। यानी जो तरंगें किसी प्रकाश स्रोत से निकल रही हैं उनकी कलाओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर उनमें कलांतर हो जाएगा तो व्यतिकरण संभव नहीं होगा। अर्थात स्रोत कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध। दूसरा पॉइंट है, दोनों तरंगों की तरंग दैर्ध्य अथवा आवृत्तियां बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन थी स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए तभी व्यतिकरण बनेगा। दूसरी कंडीशन है तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति समान हो, बराबर हो। ठीक है, तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, तरंगों के आयाम बराबर हों। चौथी कंडीशन है दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के निकट हों, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के निकट, एक दूसरे के निकट होने चाहिए। और अगली कंडीशन है दोनों प्रकाश स्रोत बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, यानी दोनों प्रकाश स्रोत जो हैं बहुत संकीर्ण होने चाहिए। प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए? संकीर्ण। प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होंगी तभी व्यतिकरण संभव होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो व्यतिकरण नहीं होगा। अब इसके बारे में यंग ने बताया था थोड़ा सा। हेलो बच्चों, तो फ्रिंजों के बारे में यंग ने प्रयोग किया था। यंग ने क्या किया, एक प्रकाश स्रोत लिया एस, ठीक है,
उस स्रोत को ने दो भागों में बांट लिया। अब वो व्यतिकरण करने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। पहले एक स्रोत लेना पड़ेगा और उसको दो भागों में बांटना पड़ेगा। यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है एस, उसको यहाँ से दो भागों में बांट दिया। यहाँ दो स्रोत बना दिए हैं S1 और S2। अब यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, तो हम जानते हैं प्रकाश तरंगें सुरंगों और गर्तों के रूप में चलती हैं, सुरंगों और गर्तों के रूप में। तो हमने यहाँ पर दो तरीके की लाइनें खींची हैं। एक खींची है कॉन्टिन्यूस वाली, ये वाली लगातार है, और ये डॉटेड लाइन है। एक है विच्छिन्न और एक है अविच्छिन्न। तो जहाँ पर ये कहना चाहिए ये वाली गाड़ी वाली लाइन, कॉन्टिन्यूस वाली लाइन, ये वाली लाइन अगर कॉन्टिन्यूस वाली लाइन से मिलेगी तो वहाँ पर चमक ज़्यादा हो जाएगी, उसे कहेंगे हम दीप्त फ्रिंज। या फिर जहाँ पर डॉटेड वाली डॉटेड लाइन से मिल जाएगी तो वहाँ बन जाएगी दीप्त फ्रिंज। और जहाँ ये गाड़ी वाली लाइन डॉटेड लाइन से मिल जाएगी वहाँ बन जाएगी अदीप्त फ्रिंज। इस तरीके से फ्रिंजें बनती हैं। तो कहना चाहिए जहाँ तरंगें समान कला में मिलती हैं, समान कला में, यानी सुरंग का एक तरंग का सुरंग दूसरे तरंग के सुरंग से मिल जाएगा तो वहाँ बन जाएगी दीप्त फ्रिंज। और जहाँ सुरंग गर्त से मिल जाएगा वहाँ बन जाएगी अदीप्त फ्रिंज। तो फ्रिंजें दो प्रकार की होती हैं, एक दीप्त और एक अदीप्त। इनको हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये गाड़ी लाइन बना दी हुई, ठीक है। और ये एकांतर क्रम में बनती हैं, कहीं चमक ज़्यादा होती है, कहीं चमक कम हो जाती है। फिर उतनी जगह छोड़ दी मैंने, फिर यहाँ एक गाड़ी लाइन कर दी। तो इस तरीके से फ्रिंजें बनती है ये समान दूरी पर। अब हम यहाँ पर ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, काला काला आप लोगों के लिए, ये बन जाएगी अदीप्त फ्रिंज। और इसके बीच में जो सफ़ेद वाली दिखाई दे रही है वो कहलाएगी दीप्त फ्रिंज, ठीक है। तो ये कब बनी होगी? जब सुरंग मिला होगा गर्त से, और ये तब बनी होगी जब सुरंग मिला होगा सुरंग से, या गर्त मिला होगा गर्त से, और यहाँ पर गर्त मिला होगा सुरंग से, तब बनेंगी इस तरीके की फ्रिंजें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल यंग ने करके बताया था, ठीक है। अब इसमें सवाल के लिए एक डेरिवेशन है, वो हम करेंगे अभी, ठीक है। तो डेरिवेशन का नाम है, इम्पोर्टेंट है वो, सभी सवाल उसके उसी पर आधारित है। डेरिवेशन है फ्रिंज चौड़ाई नापकर, फ्रिंज चौड़ाई नापकर, ये सभी फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की बनती हैं लगभग। फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, ये हेडिंग है, इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, हाँ भाई। तो आपका ये हेडिंग है फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है, यहाँ पर ये एस है, ये एक बड़ी प्रकाश स्रोत है एक, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर मैंने एक और पर्दा लगा दिया और उसमें दो होल कर दिए हैं, ठीक है। यानी पहले एक प्रकाश स्रोत था, अब हमने उसको दो भागों में बांट दिया, एक S1 और एक S2, और इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल d। इन्हें कहते हैं स्लिट, स्लिटों के बीच की दूरी है स्मॉल d। फिर इससे स्लिट से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लगा दिया हमने, और पर्दा लगा दिया O, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रकाश तरंग आ रही थी, वो तरंग यहाँ से गुजरने के बाद दो भागों में बट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो होल कर दिए हैं। तो हम मानते हैं कि एक तरंग यहाँ से ये वाली जा रही है और एक तरंग यहाँ से ये वाली जा रही है, और दोनों बिंदु P पर मिलती हैं जाके, और उस बिंदु P पर समान कला में मिलती हैं। समान कला में मिलेगी तो वहाँ पर बना देंगे ये दीप्त फ्रिंज, ठीक है। कौन सी फ्रिंज बना देंगे? दीप्त फ्रिंज। दोबारा फिर सुनेंगे। माना S, ये वाला S एक रेखा छिद्र है जो एक बड़ी प्रकाश से दीप्त है, यानी इससे जो प्रकाश बाहर निकल रहा है वो एक बड़ी है, यानी एक ही रंग का है, ठीक है। S1 S2, S1 और S2 एक दूसरे के समीप है। जो ये वाला S है उससे समांतर दूरी पर है, एक दूसरे के समांतर है, समान दूरी पर है, ठीक है। यानी S1 और S2 इससे दोनों कैसे हैं? समांतर हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है, यहाँ जो प्रकाश निकल रहा है
वो इस पर और इस पर समान कलाम पहुंचता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर होगा वो कैसा होगा, निश्चित होगा, क्योंकि ये दोनों स्रोत कैसे हैं, कला संबंध स्रोत हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक पर्दा लगा दिया है ओ, तो जब तरंगें यहाँ से निकलेंगी तो इस पर्दे पर जाकर फ्रिंजें बनाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। माना इन स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, S1 S2 बराबर स्मॉल डी, और पर्दे की दूरी कितनी है, C से O तक कैपिटल D। ठीक है, हम मानते हैं कि पर्दे पर एक बिंदु P है, वहाँ पर एक दीप्त फ्रिंज बनती है, दीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक है, दीप्त फ्रिंज कब बनेगी, जब यहाँ पर पहुँचने वाला प्रकाश कैसा होगा, समान कलाम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या कहलाता है, द्विरेखा छिद्र। ये द्विरेखा छिद्र पर हमने दो बिंदु मान लिए हैं, S1 और S2। ठीक है, इसका हमने एक लंबवर्धक कर दिया, ये वाला, ये कहलाएगा इसका लंबवर्धक। ये कहाँ पर जाकर मिल रहा है, O पर। ठीक है, अब ये जो बिंदु O है, इससे बिंदु P की दूरी कितनी है, X। ठीक है, दूरी कितनी है, X। तो S1 और S2 से चलने वाली प्रकाश तरंगे बिंदु P पर पहुंचने के लिए, यानी यहाँ चलने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पर पहुंचने के लिए दो अलग अलग दूरियां तय करती हैं। एक दूरी तय करती है S1P और एक दूरी तय करती है S2P। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि S2P का मान S1P के मान से ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इस पर एक लंब डाल देते हैं। इस तरीके से एक लंब डाल दिया मैंने, इसको मान लो A। एक लंब डाल दिया मैंने S1A। अब यहाँ से अगर हम दूरी नापें, इसकी और इसकी दूरी बराबर आएगी, तो ये जो इन दोनों की दूरियों का अंतर आ रहा है उसे हम कहते हैं पथांतर। क्या कहेंगे, पथांतर। तो लिखेंगे, माना बिंदु P पर पहुंचने के लिए, बिंदु P पर पहुंचने के लिए S1 व S2 से चलने वाली तरंगे विभिन्न दूरियां तय करती हैं। देखो भाई, एक दूरी तय करिए, S1P, दूरियां तय करती हैं S1P व S2P। अतः इनके बीच पथांतर, देखो S2P का मान S1P के मान से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, S2P माइनस S1P, ये क्या कहलाएगा, इन दोनों का के बीच पथांतर S2P माइनस S1P है। ये क्या कहलाएगा, इन दोनों तरंगों के बीच का पथांतर। अब हम क्या करते हैं, S1 से S2P पर एक लंब डाल देते हैं, जो मैंने पहले बताया था, डाल दिया लंब। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर अगर हम निकालें तो क्या आएगा, इन दोनों तरंगों के बीच का अंतर निकालना चाह रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा तब पथांतर S2P माइनस S1P बराबर क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो रहा है तो S2A। तो S2A क्या हो गया हमारा, पथांतर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बनना है भाई, त्रिभुज बनना है S1A या S1S2A, S1S2A, और एक त्रिभुज इधर बनना है
सी ओ, ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के समरूप हैं। इसमें कोई 90 अंश बन रहा है, इसमें ये कोई भी 90 अंश बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज S1S2A तथा PCO समरूप हैं। तब अब देखो, हम इस बार त्रिभुज में अगर साइन का मान निकालें, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब ये वाला हो जाएगा S2A बटे S1S2। S2A बटे S1S2, ये कौन से त्रिभुज की बात थी भाई, S1S2A की। तथा अब PCO में देखें, त्रिभुज हम देख रहे हैं PCO में, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी OP बटे CO आधार CO। हम ऐसा करते हैं, इस साइन थीटा की जगह पर ये वाला मान लगा देते हैं, ठीक है, या फिर इसकी जगह पर ये वाला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा S2A बटे S1S2 बराबर OP बटे CO हो जाएगा। तब अब देखो, सब मान है हमारे पास, S2A S1S2 का मान कितना है, ये वाला दिया हुआ है देखो, D स्मॉल d, और OP का मान OP स्मॉल x, और CO का मान कितना है, कैपिटल, ये वाला कैपिटल D लगा दो। तो यहाँ से S2A बराबर क्या हो जाएगा, पथांतर S2A बराबर, ये D ऊपर चला जाएगा तो x स्मॉल d बटे कैपिटल D। ये क्या आ गया हमारा, पथांतर आ गया, XD बटे कैपिटल D। इसके बाद आगे करते हैं इसको भाई। पहली कंडीशन है दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, कि कब दीप्त फ्रिंज बनेगी और कब बनेगी अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, तो पीछे हमने बताया था भाई कब तीव्रता अधिकतम होती है और कब तीव्रता न्यूनतम होती है, पीछे मैंने इसी पाठ में बताया था। तो देखो, जब तरंगों के बीच पथांतर, जब तरंगों के बीच पथांतर 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, तब अधिकतम तीव्रता, तब अधिकतम तीव्रता या दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए ये हमने पथांतर निकाला था, वो हो जाएगा XD बटे कैपिटल D बराबर M लैम्डा, और M बराबर हो जाएगा 0,1,2, यानी M को कोई भी लगा दें। फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी, हमेशा दीप्त। तो यहाँ से स्मॉल x का मान निकाल देते हैं, स्मॉल x बराबर D ऊपर चला जाएगा
कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा एम कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। ये सूत्र आ गया दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का। ठीक है, एम बराबर जीरो रखने पर, एम बराबर जीरो रखने पर, जीरो रखने पर केंद्रीय, हमारे जीरो रखेंगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। तो जब एम बराबर जीरो रखा जाएगा तो कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, जिसे हम शून्य क्रम फ्रिंज भी कहते हैं। ठीक है, और एम बराबर एक रखने पर, एम बराबर एक रखने पर प्रथम फ्रिंज, फ्रिंज प्राप्त होगी। इसके बाद भाई ये बात होगी दीप्त की। इसके बाद देखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज देखो, अदीप्त कब होगी? जब तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता या अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त के लिए पथांतर, पथांतर कैसा था? लैम्डा बाई टू, पीछे आया था लैम्डा बाई टू कॉमा 3 लैम्डा बाई टू 5 लैम्डा बाई टू डॉट डॉट डॉट। अगर इस तरीके का पथांतर है तो फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी? अदीप्त। तो हम जरा मान लगा देते हैं, रख देते हैं इसको फार्मूले में। जैसे यहाँ पर लिखा था एक्स डी बटे डी बराबर एम लैम्डा, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल एक्स डी बटे कैपिटल डी बराबर एम माइनस 1/2 और ये लैम्डा जनरल फार्मूला है, और एम बराबर रख देंगे 1,2,3 डॉट डॉट डॉट। यानी हम यहाँ से एम का मान कोई भी लगाएं, जैसे एम का मान मैंने 1 लगा दिया तो 1 में से कितना जाएगा? आधा। कितना बचेगा? आधा। तो यहाँ से एक्स डी बराबर कितना हो जाएगा? एम लैम्डा बटे 2। तो यहाँ से चाहे तो इस वाले फार्मूला का यूज करो, चाहे इस वाले का यूज करो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं स्मॉल एक्स का मान निकालूं तो ये हो जाएगा एम माइनस 1/2 और डी ऊपर चला जाएगा डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। तो देखो, इस फार्मूले का उपयोग कब करेंगे हम? जब हमें निकालनी हो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। किसकी निकालनी हो? अदीप्त की। ठीक है, तो m बराबर 1 रखने पर, m बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर पहली अदीप्त, पहली अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। m बराबर 2 पर दूसरी। इस तरीके से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा हेडिंग और बचा है। फ्रिंज चौड़ाई। हेलो बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे अब हम।
फ्रिंज चौड़ाई का मतलब ये होता है कि एक फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज के बीच की दूरी निकालनी है हमें एक तरीके से, ठीक है। तो क्या करते हैं इसके लिए, एक ले लेंगे एम बी फ्रिंज और एक ले लेंगे उससे अगली एम प्लस वन बी फ्रिंज, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, वही कहलाएगी फ्रिंज की चौड़ाई। तो देखो, माना कि एम बी तथा एम प्लस वन बी द्वितीय फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंज से दूरियाँ, केंद्रीय फ्रिंज बन रही थी एक बिल्कुल बीच में, वहाँ से दूरियाँ क्रमशः एक्स एम है और एक्स एम प्लस वन है। तब देखें जरा, एक्स एम बराबर जो जाएगा एम डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। अब एक्स एम प्लस वन, एक्स एम प्लस वन बराबर हो जाएगी एम प्लस वन और डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। देखो इसका मान ज़्यादा है, इसका मान कम है, तो इसमें से ये वाला मान हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम, ठीक है।